Uh, so now let us start from first unit. Okay. So I think in last lecture we already discussed this classification, है ना. So your first unit is descriptive statistics. Okay, या simply statistics के कुछ techniques आपको यहाँ पे learn करने. And I think in last lecture I have explained this classification, also the mean, mode and median. So first I quickly revise that part again, and then we'll move to the next topic, which is the dispersion. Okay, so the first part is what? Classification of data. Okay, so suppose or consider marks of 10 student. Okay, जो भी डायरेक्ट डाटा आपको मिलता है फ्रॉम एनी एक्सपेरिमेंट, दैट डाटा इज कॉल्ड एज रैंडम ऑब्जर्वेशंस. प्रीवियसली यहाँ पे अनग्रुप डाटा ऐसा कुछ मैंने बोला होगा. ओके, देर आर मेनी वर्ड्स. ओके, बट मैं रैंडम ऑब्जर्वेशन से जाता हूँ, दैट वो ज़्यादा आप उससे ज़्यादा आप कनेक्ट कर पाओगे. जो भी डाटा डायरेक्टली आपको एक्सपेरिमेंट से मिलता है, वी कॉल इट एज रैंडम ऑब्जर्वेशंस. ओके, एंड दैट सेम दोज given observation can be classified either in terms of frequency distribution or either in terms of group frequency distribution, that is nothing but class interval. Okay, as far as our syllabus is concerned, we will focus more on this two classification only. Okay, group frequency पे ज़्यादा हमें फोकस नहीं करना है, क्योंकि फिर उस रिलेटेड एक अलग थ्योरी आ जाती है, and it increases the that may require the more number of lectures. ठीक है, इसलिए ये कवर नहीं हो पाएगा. इसलिए ये जो सिलेबस था, इस सिलेबस में हमने ज़्यादातर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ही सारे टॉपिक्स ऐड किए थे. ठीक है, सो हियर आल्सो विल फोकस मोर ऑन दिस टू डिस्ट्रीब्यूशन ओनली, रैंडम ऑब्जर्वेशन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो आपका जो भी गिवन क्वेश्चन होगा, एक तो वो इस फॉर्म में गिवन होगा, फ्रीक्वेंसी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास इन्फॉर्मेशन होगी, या तो डायरेक्टली रैंडम ऑब्जर्वेशन आपके पास रहेंगे. ओके, सो आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू ऑल. इसमें कुछ डाउट्स है अभी भी आपको? हाउ टू राइट दिस गिवन ऑब्जर्वेशन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. कुछ नहीं करना, एक कॉलम में डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन कंसिडर करो, सेकंड कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी कंसिडर करो. फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम दैट एटम रिपीटेड. 23 is repeated 2 times, therefore the frequency of 23 is 2, like that. And if you add all this frequency, that also gives you the total number of observations. ठीक है, ये क्लियर हो गया सबको? यस, इज दिस क्लियर? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑब्जर्वेशन. ओके, एंड देन आवर फर्स्ट टॉपिक इज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी. ओके, so as I already told you this definition also. Measure of central tendency is a summary measure that attempts to describe a whole set of data with a single value that represent the middle or center of its distribution. ठीक है, so as word tells you, measure of central tendency is simply nothing but the average or the central value of the given data. Okay, so under this, in our syllabus we have these three method. One is mode, then median and then mean. ठीक है, और भी 2 मेथड है जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, बट विच इज नॉट देयर इन आवर syllabus. So we'll focus only on these 3 central tendencies. One is mean, next mode and then median. Okay, so each of these measure describe a different indication of a typical or central value in the distribution. Okay, so let us start with the mode. What is the definition of mode? ये शायद हमने ऑलरेडी कवर किया है, बस इसकी पीपीटी में आपको प्रोवाइड करता. What is the definition of mode? Mode is the most commonly occurring value in the distribution, or it simply means highest frequency value. हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू. ठीक है, मोड की डेफिनेशन क्या है? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा आ रही है, दैट बिकम अ मोड. ओके, सो इफ आई कंसिडर अ डाटा सेट ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ 11 पीपल, है ना, रिटायरमेंट एज ऑफ 11 पीपल. ओके, हियर सो दिस इज एक्चुअली रैंडम ऑब्जर्वेशन जिसको मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंसिडर किया है. नाउ फ्रॉम दिस यू हैव टू जस्ट आइडेंटिफाई अ वैल्यू विच हैविंग हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. So here you can see this 54 is having highest frequency, therefore 54 become the mode.
कैन एनीवन टेल मी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग दिस डाटा व्हाट इज द ड्रॉबैक विद दिस मोड? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द ड्रॉबैक और व्हाट इज द लिमिटेशन विद दिस टेक्निक ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? व्हाट इज द ड्रॉबैक विद दिस मेथड? क्या आपको समझ में आ रहा है? आपने पहले ही बोला है कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप सेंट्रल वैल्यू आप आइडेंटिफाई करने वाले हो, ओके। बट मोड में आप देखो यहाँ पे जो नंबर आपको मिल रहा है वो ऑलरेडी एक कॉर्नर पे जा रहा है, 54 है, ठीक है। सो इट इज़ नॉट योर सेंट्रल वैल्यू, सो देर आर सम लिमिटेशन व्हेन विद द मोड आल्सो, देर आर सम लिमिटेशन विद द मीडियन आल्सो, देर आर सम लिमिटेशन विद द मीन आल्सो, ठीक है। सो आई थिंक दैट पार्ट इज़ नॉट देयर इन योर प्रीवियस स्लाइड, तो वो एक पार्ट यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ। लेट अस फर्स्ट डिस्कस व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ मोड। मोड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। मोड मीन्स दी मोड मीन्स अ वैल्यू विच हैविंग हाइस्ट फ्रीक्वेंसी, ओके, इट इज नथिंग बट मोड। नाउ व्हाट इज द एडवांटेजेस? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ दिस मोड? द मोड हैज advantage over the median and mid as it can be found for both numerical and categorical data, means non numerical data, ठीक है। मोड का एक ही एडवांटेज है जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ओके। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है इट इज़ एप्लीकेबल ओनली फॉर ए न्यूमेरिकल डाटा, मीन्स फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर दी नेम्स ऑफ से 10 स्टूडेंट्स, ओके, कोई भी अगर आप ये नॉन न्यूमेरिकल डाटा अगर आप कंसिडर करते हो एंड उस डाटा से अगर आपको मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आइडेंटिफाई करनी है, इन दैट केस यू कांट गो विद दी अरिथमेटिक मीन क्योंकि इट इज़ रिलेटेड विद ओनली अ न्यूमेरिकल डाटा, ठीक है। बट मोड का एक एडवांटेज क्या है, आप क्या करो, फॉर एग्जांपल राम अगर एक वर्ड है, बस ये देखो कि राम की फ्रीक्वेंसी क्या है, कितने टाइम्स राम रिपीट हो रहा है, ठीक है। दैट इज अगर उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा आती है देन राम बिकम दी मोड। तो इसलिए इस मोड के केस में वी डोंट हैव एनी रेस्ट्रिक्शन ऑन द डाटा, आप न्यूमेरिकल भी ले सकते हो, आप नॉन न्यूमेरिकल भी ले सकते हो। दिस इज द ओनली एडवांटेज विद द मोड। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको आ सकते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल द मोड ऑफ दिस डाटा, ओके, राम मैं रैंडम दे रहा हूँ कुछ भी, श्याम, ऐसे अगर मैं आपको डाटा दे रहा हूँ तो आपको हर एक वर्ड की फ्रीक्वेंसी देखनी है, जैसे दिस राम हैज़ फ्रीक्वेंसी 3, दिस श्याम हैज़ फ्रीक्वेंसी 2, लाइक दैट, देन यू कैन गो विद दिस राम। ऐसे भी आप कर सकते हो फॉर अ नॉन न्यूमेरिकल डाटा। सो दिस इज़ वन एडवांटेज एंड द लिमिटेशंस फॉर दिस मोड इज फर्स्ट, the mode may not reflect the central of distribution always। जैसे अभी आपने देखा था, ओके, आपका जो मोड था फॉर दिस डाटा विच इज़ 54 एंड विच इज़ नॉट अ सेंट्रल वैल्यू, वो एक कहीं पे कॉर्नर में आ रहा है, ओके। तो मोड से हमेशा आपको सेंट्रल वैल्यू ही मिलेगी, ऐसा होगा नहीं, ओके। इसलिए दिस इज वन, यू कैन से दिस इज वन ड्रॉबैक विद द मोड, ओके। सेकेंड इज व्हाट, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर देयर टू बी मोर देन वन मोड फॉर द सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये एक और नंबर ऐड करता हूँ 60 60 60, ओके, देन व्हाट इज द मोड, व्हाट इज द मोड ऑफ दिस डाटा? 54 and 60। हाँ, बट आपको पता है ये एक्चुअली सेंट्रल वैल्यू है, सो इट मस्ट बी यूनिक। ऐसा कभी नहीं आप बोल सकते हो कि 54 भी मीन है या 60 भी मीन है, ठीक है। सो दिस इज, सो इन दैट केस यू कैन से दिस मोड इज नॉट डिफाइंड, ऐसे भी आप जा सकते हो, क्योंकि ऐसे केसेस में एक से ज़्यादा आपको वैल्यूज मिल रही है, सो यू कांट गो विद द मोड, इस डेफिनेशन से आप नहीं जा सकते। मे बी इन दैट केस यू कैन गो विद द अरिथमेटिक मीन। यहाँ पे मोड से आपको प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि मोड में 2 वैल्यूज मिल रहे हैं एंड दैट वैल्यू मस्ट बी अ यूनिक, सो इन दैट केस यू कैन गो विद द अरिथमेटिक मीन, सबके एडिशन करो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द लिमिटेशन विद दिस मोड, एक से ज़्यादा वैल्यूज आपको आ सकते हैं, ठीक है। वही एग्जांपल मैंने दिया है 60 60 60, इन दैट केस यू हैव दिस 2 वैल्यूज एंड विच इज़ नॉट पॉसिबल कि सेंट्रल वैल्यू 54 भी है, सेंट्रल वैल्यू 60 भी है, विच इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज सिंगल वैल्यू टू डिस्क्राइब द सेंटर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड, मतलब एक सिंगल वैल्यू से आप नहीं जा सकते हो यहाँ पे। नेक्स्ट इज इन सम केसेस पर्टिकुलरली व्हेन द डाटा आर कंटिन्यूअस द डिस्ट्रीब्यूशन मे हैव नो मोड एट ऑल, मीन्स सारे, मतलब अगर आप ऐसा फॉर एग्जांपल दिस 1 2 3 4 5 6 7, ओके, या आप कंटिन्यूस भी ले सकते हो, कैसे भी आप इसमें चेक करो, हर एक नंबर आपका डिस्टिंक्ट है, हर एक की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 है, तो इसमें वही हो रहा है, एक से ज़्यादा आपके पास वैल्यूज आ रहे हैं, सो इन दिस केस ऑल्सो योर मोड इज़ नॉट डिफाइंड,
ठीक है. इफ ईच वैल्यू इज डिस्टिंक्ट इन दैट केस ऑल्सो यू कैनॉट गो विद द मोड. ओके, स्पेशली कंटिन्यूस के केस में भी ये प्रॉब्लम आती है. ओके, ज़्यादातर केसेस में सेम फ्रीक्वेंसी आपको मिलती है. देन इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द मोड ऑफ अ गिवन डाटा. ठीक है, मोड का पार्ट क्लियर हो गया सबको. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ दिस मोड. यस, डेफिनेशन क्या क्या याद रखना है. मोड में डेफिनेशन क्या, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू. फिर उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस, इट इज़ एप्लीकेबल फॉर नॉन न्यूमेरिकल डाटा आल्सो. दिस इज ओनली एडवांटेजेस. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस. इज इट क्लियर? यस, इसमें कुछ डाउट्स है? प्लीज टेल मी यस और नो क्विकली. इज दिस पार्ट क्लियर? क्लियर और नॉट? प्लीज रिप्लाई करो तो ही मैं आगे जा सकता हूँ. ओके, जस्ट लेट मी ऐड ऑल दिस नंबर्स. ओके, देन नेक्स्ट central tendency is median. Okay, the median is the middle value in the distribution when the values are arranged in ascending or descending order. ये आपको मैंने कल एक्सप्लेन या लास्ट लेक्चर में ये भी पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया था. मीडियन का सिंपल मीनिंग क्या होता है? मिडल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. ओके, बट मिडल वैल्यू कंसिडर करते समय यू हैव टू अरेंज दैट डाटा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आपको असाइन करना होगा. यहीं पे आपको समझ में आएगा कि देयर only this statement itself gives you some limitation for this. Okay, again अगर डाटा आपको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन दैट, सो दैट इम्प्लाइज यू कांट गो विद दी नॉन न्यूमेरिकल डाटा. क्योंकि नॉन न्यूमेरिकल डाटा को आप कैसे अरेंज करोगे असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है ना. तो इसलिए मीडियन में ये एक ड्रॉबैक होगा. दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ न्यूमेरिकल डाटा, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले अरेंज करना होगा आइदर इन असेंडिंग ऑर्डर और आइदर इन डिसेंडिंग ऑर्डर. इसलिए सो दैट इम्प्लाइज दिस डेफिनेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर अ न्यूमेरिकल डाटा. ओके, तो डेफिनेशन क्या है? मिडल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. अभी मिडल वैल्यू आइडेंटिफाई करने के लिए कौन कौन से केस में मिडल वैल्यू आपको मिलती है वो पहले आपको क्लियरली पता होना चाहिए. व्हेन योर डिस्ट्रीब्यूशंस आर ऑड, इफ द नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस आर ऑड, you will get only one middle value and that become the median, and that itself become the median. If your number of observations are odd, you will get only one middle value and that become the median. For example, this question 1, consider the data set of the retirement age of 11 people. Okay, अब देखो total number of observations are 11, so which is odd. Okay, so you will get a single middle value which is 57, so that become the median. But before this you have to check whether this data is arranged in either ascending order or in descending order or not. Okay, आपको पहले चेक करना होगा कि आपका जो गिवन डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं या वो डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि नहीं. अगर नहीं है तो आपको उसको अरेंज करना होगा. यू हैव टू अरेंज दैट डाटा आइदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर. आफ्टर दैट ओनली यू हैव टू कंसिडर द मिडल वैल्यू. ठीक है, and when the number of observations are even, in that case you will get two middle values, है ना. So average of these two middle values gives you median. When the number of observations are even, in that case you will get two middle values. Just take the average of these two middle values, that become the median. For example, consider the retirement age of 12 people. So here the number of observations are even. Okay, identify the middle value. So there are two middle values 56 and 57. आप चेक करो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है. So these are the two middle values 56 and 57. Just take its average, 56 plus 57 by 2, that become 56.5. So it is actually the median. डेफिनेशन क्लियर हो गई सबको? मीडियन कैसे कैलकुलेट करना है, इवन के केस में क्या होता है, ऑड के केस में क्या होता है. इज दिस क्लियर? प्लीज रिप्लाई विद आइदर यस और नो, सो दैट मुझे भी समझ में आए कनेक्टेड हो या नहीं. सारे स्टूडेंट को एटलीस्ट यस और नो आप इतना तो बोल सकते हो. थैंक यू. ठीक है, तो डेफिनेशन अभी क्लियर होगी. मिडल वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है. इवन के केस में देर आर टू मिडल वैल्यूज, उनका एवरेज जो भी होगा दैट बिकम द मीडियन. ऑड के केस में यू विल गेट ओनली अ सिंगल मिडल वैल्यू. ओके, एंड नाउ advantages. The median is less affected by the outliers and skewed data than the mean and is usually
and is usually prefer measure of central lattice when the distribution is not symmetrical. ओके, ज़्यादा कुछ आपको इसमें डिप में जाने की ज़रूरत नहीं है. इनका सिंपल मीनिंग क्या है? व्हेन योर डाटा इज़ नॉट सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल नॉट सिमेट्रिकल का मैं आपको मीनिंग एक्सप्लेन करता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा. ओके, दिस इज दिस सिमेट्रिकल data. Okay, this is called as symmetrical data. We generally call it as normal distribution. थोड़ा बहुत आपको याद है तो क्लिक हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. मीडियन जनरली कौन से केस में यूज होता है? जहाँ पे डाटा आपका स्क्यूड फॉर्म में आता है, मतलब ऐसे केसेस में उनका कहना है कि मीडियन से आप जा सकते हो, जहाँ पे डाटा स्क्यूड फॉर्म में आता है, लाइक दिस. ठीक है, सो दैट केस यू कैन गो विद द मीडियन. दिस इज द रिमार्क. इस पर कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ये जस्ट फॉर इंटरेस्ट मैंने ऐड किया. एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस? cannot identified for a non-numerical data. ठीक है, because you cannot arrange either in a ascending order or in descending order. वो possible होगा नहीं. ठीक है. And the third case is arithmetic mean. Okay, और इस पे ज़्यादा हमें फोकस करना है क्योंकि आगे के टॉपिक में हमें अरिथमेटिक मीन का यूज़ करना है, ना कि मीन, ना कि मोड एंड मीडियन का. So the simple definition of arithmetic mean is what? सबके एडिशन करो divided by total number of observation. Okay, so the sum of all the observations divided by total number of observation gives you arithmetic mean or arithmetic average. Okay, just let me add all this. And there are two cases which I am going to consider in the definition of arithmetic mean. या हमें आगे चाहिए इसलिए मैं थोड़ा स्पेसिफिक करके दे रहा हूँ. Okay, when we have a random observations, the observation which you get directly from experiment, okay, उस केस में आपका arithmetic mean का फॉर्मूला क्या है? Just add all these numbers divided by total number of observation, it gives you arithmetic mean. ये आपकी सिंपल डेफिनेशन जो है शायद सबको ही पता है. ठीक है, आप रियल लाइफ में भी कितने बार मीन या एवरेज आप यूज़ करते हो. ओके, द नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. अगर आपके पास डाटा इस फॉर्म में आता है, x1 हैविंग फ्रीक्वेंसी f1, x2 having frequency f2, like that, xn having frequency fn. In that case your arithmetic mean is what? x1 multiplied by f1 plus x2 multiplied by f2 plus and so on xn multiplied by fn. Okay, that is on numerator f1 x1 plus f2 x2 and so on plus fn xn, and divided by sum of all the frequencies, because sum of all the frequencies gives you the total number of observation, है ना. So divided by f1 plus f2 up to fn. ठीक है, so this is the definition of arithmetic mean when we are in frequency distribution. Okay, so summation of fi xi upon summation of fi. This is the definition of arithmetic mean. Let us take some examples on this. Consider दी डाटा सेट ऑफ रिटायरमेंट एज ऑफ 11 पीपल. सेम डाटा मैंने लिया है. ठीक है, आपको मैंने पहले बोला था अगर मैं 60 ऐड करता हूँ तो मोड पॉसिबल होगा नहीं, तो आप उसके इसमें उसका मीन कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज योर गिवन डाटा. जस्ट ऐड ऑल दीज नंबर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट गिव्स यू मीन विच इज 56.63. ओके, सो दिस इज फॉर अ रैंडम ऑब्जर्वेशन. दिस इज फॉर अ रैंडम ऑब्जर्वेशन. Now let us take some example for frequency distribution. तो उसके लिए भी एक एग्जांपल लेता हूँ. So first case में this is for this is your random observation. So just add all these numbers. Just add all these number divided by total number of observation, that gives you mean. In general, mean of x variable is denoted by x bar. This is the notation. दिस इज द नोटेशन. मीन इसको रीड कैसे करना है? मीन ऑफ एक्स डिनोटेड बाय एक्स बार. ठीक है, एंड फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, सो इन दैट केस यू हैव टू कंसिडर, इन दैट केस योर डेफिनेशन इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. तो क्या करना है आपको? 32 इंटू 4 प्लस 33 इंटू 10 प्लस 34 इंटू 13 प्लस 35 इंटू 8 प्लस 36 इंटू 5 divided by total number of observation, that gives you the mean which is 34. Is this clear? मीन का पार्ट क्लियर हो गया.
तो अभी इस यहाँ तक आपको बस क्या समझ में आना चाहिए, मैं एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेंगे, मैं आपको कोई भी डाटा दे सकता हूँ, एक तो डाटा इस फॉर्म में होगा या तो इस फॉर्म में होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। ओके, फॉर दैट डाटा यू हैव टू आइडेंटिफाई। ओके, अभी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट मैंने मीन के केस में इंट्रोड्यूस किया। ओके, तो इस केस में ही आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन मीन पे ही आने वाले हैं। ठीक है, मोड एंड मीडियन के केस में आपको रैंडम ऑब्जर्वेशन पे ही फोकस करना है। ठीक है, तो आपको क्या क्या समझ में आना चाहिए कि मोड कैसे कैलकुलेट होता है, मोस्ट हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वैल्यू, मीडियन विच इज द मिडल वैल्यू, करेक्ट, एंड नेक्स्ट केस इज व्हाट, मीन के केस में आपको दोनों केसेस में याद रखना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है और रैंडम ऑब्जर्वेशन के लिए क्या होता है। ठीक है, इज दिस क्लियर? यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको? ये ऑलरेडी मैंने लिया था लास्ट लेक्चर में, थोड़ा बहुत तो इंट्रोड्यूस किया था, इतना मुझे याद है, बट आपको इस पर सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं। एमसीक्यूज में आपसे आज शेयर करता हूँ, तो थोड़ा आपको आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? यहाँ तक कुछ डाउट्स है आपको मीन, मोड, मीडियन में? नो सर। ओके, हाँ, इसके आगे अभी जो पार्ट है ना, मे बी इट इज़ टोटली न्यू फॉर यू। आई डोंट नो कितने स्टूडेंट ने ये पार्ट लर्न किया, बट दिस इज टोटली न्यू पार्ट फॉर यू, क्योंकि ये मीन, मोड, मीडियन आपने कहीं पर ना कहीं पे 11-12 के प्रिपरेशन में भी आपने ये किया होगा। ओके, नाउ लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज मीन बाय डिस्पर्शन। ठीक है, जो प्रीवियस टॉपिक था वो आपका था सेंट्रल टेंडेंसी। इट मीन्स आवर फोकस इज ऑन टू फाइंड द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द गिवन ऑब्जर्वेशंस। जो भी डाटा आपके पास आता है उसके आपको एक सेंट्रल वैल्यू, आपको एक एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, एंड दिस आर द फ्यू केसेस मीन, मोड, मीडियन, इन विच यू कैन फाइंड दैट सेंट्रल वैल्यू। नाउ आवर टारगेट इज व्हाट, वी हैव टू आइडेंटिफाई हाउ मच डाटा is scattered. Okay, how much data is scattered, that we have to identify in this next session. For example, if I consider a data like this 20, 23, 27, 25, 90. Okay, and if I consider a data like this 10, 100, 1000, 2000. Okay, small data मैंने लिया of only 5 observations. Now you tell me, if this is my set A, this is my set B, कौन से केस में आपको ज़्यादा डिस्पर्शन लग रहा है? डिस्पर्शन में स्कैटर्डनेस। ओके, हाउ मच डाटा इज डिस्पर्स फ्रॉम इट्स मीन वैल्यू, या सिंपली स्कैटर्डनेस। स्कैटर्डनेस कहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है? इन विच केस यू फाइंड द मोर स्कैटर्डनेस? बी। ठीक है, ओके, करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आपको डिफरेंस ज़्यादा दिखाई दे रहा है। 190 का डिफरेंस है, फिर ये और बढ़ रहा है, ये और बढ़ रहा है। ओके, यहाँ पे तो 1000 का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे स्कैटर्डनेस ज़्यादा प्रेजेंट है। नाउ मैथमेटिक, या अभी आपने राइट नाउ वी आर ओनली 5 ऑब्जर्वेशन, so therefore it is easy for us to identify the dispersion present in the given data. या आप इजीली कंपेयर कर सकते हो कि बी में ज़्यादा डिस्पर्शन प्रेजेंट है, ए में लेस डिस्पर्शन प्रेजेंट है, लाइक दैट। ठीक है, क्योंकि आप ये देख सकते हो इजीली। बट अगर मैं आपको लाइक से 1000 ऑब्जर्वेशन का डाटा देता हो या 1 लाख ऑब्जर्वेशन का डाटा देता हो, ओके, ऐसे केसेस में फिर ये कैलकुलेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। ओके, देयर वी नीड दिस स्टैटिस्टिक्स। इसका एक सिंपल एप्लीकेशन में बोलता हूँ, किसी भी प्लेयर की कंसिस्टेंसी, आप मुझे ये बोलो जहाँ पे स्कैटर्डनेस ज़्यादा होगा, अगर फॉर एग्जांपल इफ आई कंसिडर लाइक से, ओके, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, क्रिकेट का ही लेता हूँ। कंसिडर प्लेयर ए प्लेयर बी के लास्ट, ये क्वेश्चन है ही आगे, लास्ट 5 मैचेस का मैं आपको अगर स्कोर देता हूँ, लास्ट 5 मैचेस का, सो लाइक से दिस इज 50, दिस इज 71, दिस इज 80, दिस इज 60, और यहाँ पे अगर मैं देता हूँ 0, 10, 100, 20, 4, चलो 4 मैचेस का जाना दो। हाँ, तो स्कैटर्डनेस कहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको? कौन से प्लेयर में स्कैटर्डनेस ज़्यादा दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे? यस, विच? बी। ओके, सो दिस बी इज मोर स्कैटर्ड
अगर यहाँ पे बी प्लेयर के जो स्कोर्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर उसमें स्कैटर्ड ज़्यादा प्रेजेंट आता है, वेदर इट इज कंसिस्टेंट, ये कंसिस्टेंट हो सकता है क्या? वेदर इट इज कंसिस्टेंट नो। जब अगर आपको प्लेयर सिलेक्ट करना है, आप इससे जाओगे प्लेयर ए से, क्योंकि यहाँ पे लेस स्कैटर्ड डाटा प्रेजेंट है। दिस इज वन एप्लीकेशन ऑफ डिस्पर्शन। यू कैन चेक द कंसिस्टेंसी present in the given data. Okay, you can check the consistency present in the given data. That is you can say one of the application of this dispersion. Okay, now let us discuss in detail. Okay, so in some cases average will not give the full information of that given data, है ना। ये सारी चीज़ आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो ऑब्जर्वेशन नोट डाउन करने, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपेरिमेंट या जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, ठीक है। तो उन सब के लिए आप ये सारे टूल्स लर्न कर रहे हो। मे बी इन सम केसेस यू नीड एवरेज, मे बी इन सम केसेस यू नीड डिस्पर्शन, स्कैटर्डनेस प्रेजेंट इन द गिवन डाटा, ठीक है, डिपेंड ऑन दैट। So sometimes there are some cases where average is not enough, or from average you will not get the full information of that data. So in this case you have to check how much data is scattered or how much data is actually dispersed from its mean value, and to do that we have to use this following two methods. So in our syllabus we have these two tools using which you can actually calculate the dispersion present in the given data. So one is standard deviation and second is coefficient of variation. तो पहले तो आपको ये याद रखना है, जिस भी क्वेश्चन में आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हो, इसका मतलब आप क्या कैलकुलेट कर रहे हो? स्कैटर्डनेस प्रेजेंट इन दी गिवन डाटा, ओके, डिस्पर्शन प्रेजेंट इन दी गिवन डाटा। एंड सेम वे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये डेफिनेशन एक्चुअली यहाँ से आ रही है आपकी, फ्रॉम स्टैंडर्ड डेविएशन इटसेल्फ यू कैन डिफाइन द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, but later on I will explain what is the difference between the standard deviation and coefficient of variation, why we need this, okay. अगर स्टैंडर्ड डेविएशन से ही आपको डिस्पर्शन मिल रहा था, so why we need this coefficient of variation, ठीक है। so later on I will explain this. Let us first define what is mean by standard deviation or how you calculate a standard deviation of given data, okay. So first case for random observation, अगर आपके पास ऐसे random observations आते हैं, so what is the definition of standard what is the definition of standard deviation? It is generally denoted by this symbol, sigma. Standard deviation is denoted by a symbol sigma, and it is defined as under root of 1 upon k, I runs from 1 to k, xi minus x bar whole square. इसका सिंपल मीनिंग क्या है? हर एक ऑब्जर्वेशन से व्हाट इज दिस, एक्स बार क्या है, व्हाट इज दिस, मीन, अरिथमेटिक मीन। नाउ ऑनवर्ड्स कंसिडर ओनली अरिथमेटिक मीन, मोड और मीडियन का आगे कहीं पे भी हम यूज नहीं करने वाले, ठीक है। सो इसके आगे जहाँ पे भी आपको एक्स बार दिखाई देगा, इट गिव्स यू ओनली अरिथमेटिक मीन, है ना। तो आपको करना क्या है, हर एक ऑब्जर्वेशन से आपको मीन को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका स्क्वायर मीन्स लाइक दिस, x1 माइनस एक्स बार सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर, सिमिलरली x2 माइनस एक्स बार सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर, एंड सो ऑन xk माइनस एक्स बार स्क्वायर। फिर ये जो भी वैल्यू आती है इसको आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सॉरी हाँ करेक्ट, इसको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, एंड देन टेक इट्स अंडर रूट। ये डेफिनेशन है ना आपकी, ओके। सो समेशन 1 बाई k इंटू समेशन xi माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, समेशन मीन्स इन सबके एडिशन, ठीक है। सो दिस इज योर डेफिनेशन, ओके। नाउ कैन एनीवन टेल मी द सेम फॉर्मूला फॉर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें क्या चेंज होगा? अभी मैंने आपको क्लियर किया कि फॉर्मूला का मीनिंग क्या है। कैन एनीवन टेल मी द सेम फॉर्मूला, अगर मैं डाटा इंस्टेड ऑफ दिस, अगर मैं डाटा आपको इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी देता हूँ, तब आपका फॉर्मूला क्या होगा? आई वॉन्ट दिस, बोलो, देखते हैं आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। अगर मैं आपको इसके जगह पे ये डाटा देता हूँ विथ फ्रीक्वेंसी, सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज आवर फॉर्मूला? 1 अपॉन, इस k का मतलब क्या है? इस k का मतलब क्या है? यहाँ पे फर्स्ट केस में k का मतलब क्या है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे मिलेंगे आपको?
What is the total of Capital N. summation of fi. Very good. So summation of fi gives you total number of observation and उसको आपको डिनोट करना है कैपिटल N से. So in general कैपिटल N means summation of fi. Good. Next summation में बोलो, इसमें क्या लिखना है आप बोलो. Summation fi minus x fi minus x mean whole square. करेक्ट है ये. I runs from 1 to n. N. स्मॉल n. हाँ क्लियर है ये. अदर स्टूडेंट्स ये करेक्ट है क्या? ये करेक्ट लिखा है क्या मैंने? इज दिस करेक्ट? पहले तो ये बोलो. चलो आपने ट्राई किया, दैट इज द गुड थिंग, बट ये करेक्ट नहीं है. सो यू एनीवन प्लीज करेक्ट इट. इसको करेक्ट करके बोलो. ओके इतना सिंपल है ना. आप एज्यूम करो कि x1 की फ्रीक्वेंसी 2 है. x1 आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, तो ये सेकंड वैल्यू भी अगर मैं x1 लेता हूँ fi times x bar. fi टाइम्स We should subtract fi times x bar. In fi xi minus fi times x bar. इतना ही करना था. जस्ट मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू बाय fi. अगर आपका xi fi टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप उसको कितने बार ऐड करोगे? अगर आपका x1 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप उसको कितने बार ऐड करोगे? 2 टाइम्स ऐड करोगे ना. तो fi टाइम्स होगा ना ये. fi टाइम्स xi माइनस x बार. ओके लेट मी शो यू एंड फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ. इसका फॉर्मूला क्या होगा? 1/n समेशन i रन्स फ्रॉम 1 to n fi टाइम्स xi माइनस x बार होल स्क्वायर. अभी पहले ना आपको ये देखना है कि ये सारे केसेस में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले आपको याद नहीं रखने. आपको बस ये एक ही केस याद रखनी है. ये आपको खुद को समझ में आना चाहिए. ओके तो आगे जाके थोड़ा बहुत आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा कि क्या क्या चेंज होता है व्हेन वी कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ओके मैं आपको एक प्रॉपर एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करता हूँ. आप एज्यूम करो आपके पास ये ऑब्जर्वेशन है x1 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 x2 x2 एंड x3. ओके सो आई हैव दिस मेनी ऑब्जर्वेशन जिसमें x1 आपका 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, x2 आपका 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और x3 आपका एक ही बार आ रहा है. तो अगर आप रेगुलर डेफिनेशन से जाते हो, रेगुलर डेफिनेशन आपकी क्या है? अंडर रूट ऑफ बोलो x1 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x बार स्क्वायर. नेक्स्ट x1 से भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x बार स्क्वायर. नेक्स्ट x1 से भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x बार स्क्वायर. नेक्स्ट x2 से क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x बार स्क्वायर. नेक्स्ट x2 से भी क्या सब्ट्रैक्ट करना है? x बार स्क्वायर एंड लास्ट में x3 माइनस x बार स्क्वायर एंड होल डिवाइडेड बाय ये अंडर रूट में चल रहा है. ओके समेशन ऑफ fi. समेशन ऑफ fi मतलब x1 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 3. इसकी क्या है? 2. इसकी क्या है? सॉरी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये हाँ फर्स्ट केस में ना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 3 + 2 5 6. ठीक है. हाँ अब ये सेम पार्ट नीचे का पार्ट आपको समझ में आ गया. दिस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस बाय कैपिटल N. दिस टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज रिप्लेस बाय कैपिटल N. ऊपर क्या चेंज हो रहा है? अगर आपका x1 ऑब्जर्वेशन 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आपको उसको आप क्या लिख सकते हो डायरेक्टली? इस पार्ट को आप क्या लिख सकते हो? 3 टाइम्स x1 माइनस x बार होल स्क्वायर. ओके सिमिलरली अगर आपका x2 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो आप इसको क्या लिख सकते हो? +2 टाइम्स x2 माइनस x बार होल स्क्वायर. ये एक ही बार आ रहा है सो प्लस x3 माइनस x बार होल स्क्वायर. इट सिंपली मीन्स x1 का जो रिपीटेशन है वो आ जाएगा यहाँ पे. सो इन जनरल अगर xi टर्म आपका रिपीट हो रहा है fi टाइम्स तो आपको ये मिलेगा. इज दिस क्लियर नाउ? यस सर. फॉर्मूला क्लियर हो गया. आप खुद एक प्रॉपर एग्जांपल लेके भी देख सकते हो कि व्हाई वी हैव टू कंसीडर दिस fi आउटसाइड दिस ब्रैकेट. क्योंकि जल्दबाजी में जो आपने प्रीवियसली बोला था आप वैसे आंसर दोगे, इसलिए बी केयरफुल विद दिस. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला आपका चेंज होता है. इसको और मैं चेंज करने वाला हूँ आगे जाके. तो ये 1 मार्क के लिए आपको ये डेफिनेशन आने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट so there is one more definition which is variance. Okay, so in general standard deviation is equal to under root of variance. It simply means
वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन, वेरिएंस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन। रिमेंबर दिस डेफिनेशन, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन है आपको। ओके नाउ हाँ, फॉर कैलकुलेशन पर्पज यूज फॉलोइंग फॉर्मूले फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको मैंने पहले क्लियर किया था, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है फॉर रैंडम ऑब्जर्वेशन, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इन दोनों फॉर्मूलेज को मैं चेंज करने वाला हूँ जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पज। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है इसको मैं इस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ये दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम ही है, बट अगर आपको कैलकुलेशन करने क्विकली सो इंस्टेड ऑफ दिस आप ये यूज करो। ओके, ये एक ब्रैकेट में, इसमें बस करना क्या है, इसमें बस करना क्या है, सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करो। कैसे? सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करो, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर अप टू सो ऑन xn स्क्वायर, सारे ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करके ऐड करो, डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन k, है ना, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन माइनस जो भी मीन है उसका स्क्वायर। इतना सिंपल है। तो ये सबट्रैक्ट करने का पार्ट यहाँ पे नहीं आता अगर आप ये डेफिनेशन यूज करते हो तो। ठीक है, एंड जो भी फाइनल आंसर होगा उसको स्क्वायर रूट में लेना है। ठीक है, दैट बिकम दी फाइनल स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, हाँ, अभी इसका मैं प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ये दोनों सेम ही है, आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी है या तो आपको ये डेफिनेशन यूज़ करनी है, बट ये ज़्यादा इजी होगी। कैलसी में भी अगर आपको वर्कआउट करना है तो ये डेफिनेशन आपके लिए ज़्यादा इजी होगी। मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ आगे, तब उस टाइप पे और क्लियर करता हूँ। ठीक है, प्रूफ चाहिए आपको इसका, इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ए माइनस बी होल स्क्वायर स्प्लिट करो, सेपरेट करो, यू विल गेट दिस। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करो, स्प्लिट करो, यू विल गेट दिस। ठीक है, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो आप हमेशा सिग्मा स्क्वायर ही कैलकुलेट करने वाले हो, मतलब आप हमेशा वेरिएंस कैलकुलेट करने वाले हो, फिर उसका जो अंडर रूट होगा दैट बिकम द स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे मैं आपको क्या एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फॉर कैलकुलेशन पर्पज वी हैव टू यूज दिस फॉर्मूला ओनली। इज दिस क्लियर? नाउ टेल मी इट्स कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, इसका ही कन्वर्जन मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बोलो, सेम फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा? 1 अपॉन कैपिटल एन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, समेशन के अंदर बोलो xi बार। अगर xi fi टाइम्स रिपीट होता है तो क्या लिखना होगा यहाँ पे मुझे? ऐसे दिखाई देगा ना वो, अगर रिपीट हो रहा है तो उसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उससे मल्टीप्लाई करो टाइम्स xi स्क्वायर। करेक्ट है ये? इज दिस करेक्ट? सो दिस इज इन वन ब्रैकेट माइनस उसका जो मीन है उसका स्क्वायर। दिस इज द चेंज व्हेन वी आर इन फ्रीक्वेंसी डोमेन। करेक्ट? तो इसलिए आपको हमेशा एक ही फॉर्मूला याद रखना है, उसका जो भी चेंज ना इतना ट्रिवियल है, xi को हमेशा fi से मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, उसके अंदर मत लेके जाओ, मतलब एक स्क्वायर के अंदर मत लेके जाओ, नहीं तो फिर वो टोटली रॉन्ग होगा। फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर नहीं करना है कहीं पे, फ्रीक्वेंसी नथिंग बट जितने टाइम्स वो रिपीट हो रहा है ना उतने वो काउंट आपको बाहर लेना है। करेक्ट? ओके, आई थिंक लेट अस टेक वन सिंपल एग्जांपल ऑन दिस पहले, फिर हम आगे जाते हैं। नहीं तो क्योंकि ये कंसेप्ट ट्रिवियल है, एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ और फिर हम आगे जाते हैं। चल, फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 2375 करो और मुझे बोलो, टेल मी सिग्मा। एनीवन टेल मी सिग्मा हियर। डू इट फास्ट, कैलकुलेटर लेके बैठना था आपको, मैंने क्लास टाइम में बोला था। तो कितने ऑब्जर्वेशन है आप करो, जितने जल्दी किसी को भी मिलता है आप मुझे बोल दो। मैं इस फॉर्मूले से जाता हूँ। क्या है फॉर्मूला? 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने है टोटल? 4 है ना, मल्टीप्लाई बाय क्या है? स्क्वायर करके ऐड करना है, और 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर और माइनस मीन का स्क्वायर। मीन क्या होता है? उनकी एडिशन।
divided by total number of observation इसका स्क्वायर, दैट गिव्स मी सिग्मा स्क्वायर. सो व्हाट इज दैट? करो कैल्सियम में जल्दी. मैं भी करता हूँ. 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यह आता है 87. सो 1/4 इंटू 87 माइनस मीन क्या आता है आपका 2 + 3 + 7 + 5 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. इट इज 17/4 ऐसा कुछ तो. ओके, होल स्क्वायर. नाउ जस्ट डू दिस कैलकुलेशन. सो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 87 माइनस मीन आपका क्या था 17/4 इट्स स्क्वायर एंड देन टेक इट्स अंडर रूट. बोलो किसने किया है कैलकुलेट? बोलो. टेल मी द स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट करके देन टेक इट्स अंडर रूट. एनीवन प्लीज टेल मी दिस आंसर. यस 4.18. क्या आ रहा है? 4.18. 4.18. okay, let me check. 1/4 into 87 minus सर 1.92. इतना ज़्यादा नहीं आएगा. 1.92 अराउंड 2 रहेगा. ओके ओके, दिस इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन. ऐसे आपको एमसीक्यूज में आने वाले, इफ एमसीक्यूज एग्जाम इज देयर. ठीक है, इतने ट्रिवियल क्वेश्चन आपको आएंगे. हाँ, और फ्रीक्वेंसी के केस में भी आप कर सकते हो. वैसे एक अगर एग्जांपल लेना ही है, सो लेट मी टेक वन मोर एग्जांपल इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. और आप मुझे कैलकुलेट करके बोलो. एक्स ऑब्जर्वेशन कैलसी लेके बैठो, नहीं तो फिर ये आपको नहीं समझ में आएगा बाद में कुछ भी. और मैं आपको फ्रीक्वेंसी देता हूँ एंड टेल मी योर आंसर. 0 की फ्रीक्वेंसी है 2, 1 की फ्रीक्वेंसी है 3, 2 की फ्रीक्वेंसी है 4. इतना ही है. टेल मी द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ दिस. करो इस फॉर्मूले से. सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू 1 इन 1 ब्रैकेट. कितने ऑब्जर्वेशन है? सॉरी, एन की वैल्यू क्या है? एन इज सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज. 2 + 3 + 4 क्या आएगा वो? 9. सो 1/9 मल्टीप्लाई किससे करना है? FI/XI स्क्वायर. बोलो FI मतलब 2 इंटू 0 स्क्वायर क्या मिलेगा? वो 2 0 ही मिलेगा. प्लस 3 इंटू 1 स्क्वायर क्या मिलेगा? वो 3 मिलेगा. प्लस 4 इंटू 2 स्क्वायर क्या लिखना है? बोलो 16. ये आपको समझ में आना चाहिए. FI इंटू XI स्क्वायर. FI इंटू XI स्क्वायर. ये होगा एक ब्रैकेट में माइनस इसका मीन कैलकुलेट करना है. मीन का फॉर्मूला क्या है? FI/XI अपॉन समेशन ऑफ FI. सो FI/XI मतलब 0 इंटू 2 इज 0, 1 इंटू 3 इज 3, 4 इंटू 2 इज 8 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इट्स स्क्वायर. डू इट. सिग्मा स्क्वायर आने वाला है. आप मुझे सिग्मा बोलो क्या आता है? क्या इसमें स्पीड चाहिए? .942. क्या आ रहा है? 0.942. उधर चेक करो. जस्ट डू दिस कैलकुलेशन. ये भी आना चाहिए इसलिए आप करो. डू इट. .7856. क्योंकि
मेरा भी वही आ रहा था इसलिए। यस सर 0.7856। हाँ मेरा भी यही आ रहा है 0.7856। इसमें डिजिट में भी चेंज होगा नहीं, ठीक है। सो प्लीज चेक दिस, कुछ ना कुछ तो मिस्टेक हो गई होगी, ठीक है। दिस इज योर आंसर। ऐसे इजी इजी क्वेश्चन आपको इस पे आने वाले हैं। ये वैसे भी सारे टॉपिक में फिर से रिपीट होने वाला है, बट अभी चलो आपको डेफिनेशन थोड़ी बहुत तो समझ में आ जाएगी, इसलिए एग्जांपल ऐसे ही लिया था कि ये इन डिटेल में आगे होगा, डोंट वरी। हाँ हाँ, तो अभी इससे एक और टॉपिक मुझे बस इंट्रोड्यूस करना है। मे बी आफ्टर आपका नेक्स्ट लेक्चर कब है, व्हाट इज द टाइम? 10 मिनट का ब्रेक रहता है ना ये, सो आई विल एक्सटेंड फॉर 5 मिनट्स। ओके हाँ, अभी आप ये देखो, आपने ये जो डाटा गिवन था इसका आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किया है, वो आपका आ रहा है 0.7856, ठीक है। आप मुझे ये बोलो whether this data is dispersed, what you feel, whether this data is dispersed, whether this data is dispersed or not, whether this data is scattered or not, आपको क्या लग रहा है कि डाटा स्कैटर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? what is your opinion on this? No. Why? मुझे पता है आपने ज़्यादातर ये देख के ही बोला होगा 2 2 3 3 4 4, चलो अराउंड है, मे भी ज़्यादा स्कैटर्डनेस प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। बट यहाँ से डायरेक्टली जज करना कि स्कैटर्डनेस प्रेजेंट है कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं होता। जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, आपको अगर मैं ये डिलीट करता हूँ, ये डाटा डिलीट करता हूँ, देयर इज सम ऑब्जर्वेशन, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन ये आ रहा है, बट यू कांट प्रेडिक्ट और यू कांट एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कि कितना स्कैटर्डनेस प्रेजेंट है, क्योंकि हर एक की ओपिनियन अलग अलग हो सकती है। शायद मुझे ऐसा लगा कि यार 0.78 मतलब इट इज़ वेरी क्लोज टू 0, शायद स्कैटर्ड ज़्यादा प्रेजेंट नहीं है, बट ये डाटा टू डाटा वैरी होता है, इसकी कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं है कि 0 पे आता है तो लेस स्कैटर्ड है, 1 पे, ऐसा कोई रिजल्ट नहीं है, ठीक है। ये जो वैल्यू इट इज टोटली डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये 2 3 4 के अराउंड था इसलिए क्लोज टू 0 आ रहा है, आगे के केस में ये मे बी 1 के अराउंड होगा, 2 के अराउंड होगा, 3 के अराउंड होगा, इट विल वैरी। कुछ केसेस में स्टैंडर्ड डेविएशन आपका 23 भी आ सकता है, इट विल वैरी, ओके। सो जस्ट फ्रॉम दिस स्टैंडर्ड डेविएशन यू कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। ये तो क्लियर कि यहाँ से वेरिएशन समझ में आता है, यहाँ से आपको डिस्पर्शन समझ में आता है, बट इसको देख के नहीं समझ में आएगा आपको, ठीक है। सो जस्ट टू define the exact scatteredness, present in the given data, एक और कंसेप्ट यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस की है विच इज़ दी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है। तो जो आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है वो आपकी क्या है? कोएफिशिएंट वेरिएशन। और इसका यूज क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से आपको इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी। In terms of percentage you will get the scatteredness present in the given data, और परसेंटेज से आप इजीली जज कर सकते हो, 10% है मतलब लेस स्कैटर्ड है, या 50% है यार ज़्यादा स्कैटर्ड है, ऐसा आप इजीली ऑब्जर्वेशन नोट डाउन कर सकते हो। तो लेट अस फर्स्ट कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर दिस डाटा। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, जो मैंने नीचे दिया है, ओके। इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। लेट मी फर्स्ट कैलकुलेट। इसका फॉर्मूला क्या है? आप अपना स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो, उसको मीन से डिवाइड करो, मल्टीप्लाई बाय 100, दिस गिव्स यू द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, ठीक है। तो ये क्या मिल रहा है यहाँ पे? 0.7856 अपॉन मीन क्या था ये 11/9 का कुछ तो स्क्वायर है, 11/9 देन इट्स स्क्वायर, और मुझे कैलकुलेट करके बोलो। मैं ऐसे लिख रहा हूँ 11/9 स्क्वायर, मुझे बोलिए कैलकुलेट करके क्या आ रहा है? 0.7856 डिवाइडेड बाय मीन, एनीवन प्लीज डू इट, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 100, क्या मिल रहा है और मुझे बोलो। स्टैंडर्ड डेविएशन ये वैल्यू डिवाइडेड बाय मीन, ये वैल्यू स्क्वायर नहीं करना है, मीन ओनली मीन। सो 0.7856 स्क्वायर नहीं करना है, सॉरी स्क्वायर नहीं करना है ना, मीन है ना वो। तो मैं अच्छे से लिखता हूँ 0.7856 डिवाइडेड बाय मीन क्या था? इन सब के एडिशन ना। सो 8 9 11/9 मल्टीप्लाई बाय 100, डू इट। 64.27. 64.27,
ये परसेंटेज वैल्यू दे रहा है। तो आप देखो यहाँ पे स्कैटर्डनेस ज़्यादा प्रेजेंट है, यहाँ पे स्कैटर्डनेस ज़्यादा प्रेजेंट है, 64.27% है। ठीक है, तो ये आपको तभी समझ में आएगा जब आप कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट करोगे, एंड दैट इज योर नेक्स्ट डेफिनेशन। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन अरिथमेटिक मीन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो इट टेल्स यू द इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, therefore it become easy for us to check the dispersion present in the given data। ओके, इतना ही है इस टॉपिक में, एंड वही रिमार्क्स मैंने आगे दिए आपको। ठीक है, फॉर कैलकुलेशन पर्पज यू हैव टू यूज दिस टू फॉर्म, उसका प्रूफ है ये, इफ यू वांट टू रेफर यू कैन रेफर हियर। ये दोनों इक्वल क्यों लिए मैंने, सो सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू दिस, एंड एक्चुअल रिमार्क आगे है। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा from its mean value, distribution or scatteredness present in the given data. Coefficient of variation gives the information about distribution of data from its mean value in percentage। ठीक है, वही मैंने एक एग्जाम्पल से दिया है कि अगर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 0.20 आता है, ओके, यहाँ से आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा कि स्कैटर्डनेस कितना प्रेजेंट है, बट अगर आप उसका मीन कैलकुलेट करते हो एंड उसके बाद अगर आप CV कैलकुलेट करते हो तो आपको आंसर मिलता है 40%। तो आपको एक थोड़ी बहुत तो इमेज आपके दिमाग में सेट हो जाए कि यार 40% डाटा स्कैटर्ड हो रहा है आपके गिवन सेट में। ठीक है, सो देयरफॉर दिस कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज मोर यूजफुल दैन दिस स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, एंड दिस आर दी सम रिजल्ट जिसपे ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन है आपको। जितना ज़्यादा CV होगा, CV मतलब कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, इसका मतलब भी क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका मतलब भी क्या है डिस्पर्शन। तो जितना ज़्यादा CV होगा उतना ज़्यादा स्कैटर्डनेस प्रेजेंट होगा, और दैट इज नथिंग बट मोर वेरिएबिलिटी। ओके, मोर वेरिएबिलिटी, एंड दैट इम्प्लाइज दी लेस कंसिस्टेंसी। जितनी ज़्यादा स्कैटर्डनेस होगा उतनी कंसिस्टेंसी आपकी लेस कम होगी, है ना। मोर वेरिएबिलिटी, मोर CV गिव्स यू लेस कंसिस्टेंसी, एंड लेस CV, स्कैटर्डनेस अगर आपका लेस होगा तो कंसिस्टेंसी भी ज़्यादा होगी। सो लेस CV इम्प्लाइज मोर कंसिस्टेंसी। ओके, तो ये आप डायरेक्टली प्लेयर A और प्लेयर B का CV कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हो कि किस प्लेयर की कंसिस्टेंसी ज़्यादा है ना, या आप चेक कर सकते हो किस प्लेयर का CV ज़्यादा है, किस में स्कैटर्डनेस ज़्यादा प्रेजेंट है, किस में कंसिस्टेंसी ज़्यादा प्रेजेंट है। ये सारे रिजल्ट आप यहाँ से चेक कर सकते हो। ओके, सो विल स्टॉप हियर टुडे। अभी तक जितना भी पार्ट हमने कंप्लीट किया है उसमें जितने भी है दैट विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, सो एटलीस्ट यहाँ तक आप याद रखो, कल के लेक्चर में इन सब पे हम MCQs देखने वाले हैं। ठीक है।